हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो एस्पिरेंट्स, आज से हम हिस्ट्री की क्लास 7 की एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा पहला चैप्टर है। तो देखते हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी से हम क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या देख मिलता है और पहले चैप्टर से हमें क्या इंपॉर्टेंट मिलता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसे आपको बताते चलूँगी। आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसमें करिए और रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी पढ़े जब तक उसको रिवीजन ना करें वो हमेशा शून्य ही होता है। तो चलिए हम देखते हैं अपने चैप्टर में, ज़्यादा बात नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा चैप्टर है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। नई और पुरानी शब्दावली के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। तो जो भी पहले शब्द यूज़ होते थे, जो भाषाएं इस्तेमाल की जाती थी, वो तब से आज तक में बहुत सारे बदलाव आए हैं उसमें। ये उसी बदलाव के बारे में बताया जा रहा है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि समय के साथ जो होता है शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। देखते हैं कैसे। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट डाउन करिएगा कि 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ क्या था। पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाके। फिर आगे देखते हैं। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। तो 13वीं शताब्दी में जब हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल होता था, उस समय हिंदुस्तान का मतलब सिर्फ उत्तर भारत के कुछ हिस्सों से लिया जाता था। उस समय दक्षिण भारत हिंदुस्तान में नहीं आता था। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन किसी भी तरह से बना सकता है, बस आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है, पता होना चाहिए आपको हर एक चीज़। इसलिए जब भी एनसीईआरटी पढ़ें या जब भी ये वीडियो देखें, आप उस चीज़ को समझें कि क्या कहना चाह रही है एनसीईआरटी आपसे। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि हिंदुस्तान शब्द दक्षिण भारत का समावेश नहीं हुआ था कभी भी। आज हिंदुस्तान का मतलब पूरी भारत है, पूरा भारत, पर तब नहीं था। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। तो जब बाबर ने 16वीं शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया तो वो किसी और ही परिप्रेक्ष्य से किया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 13वीं सदी में और 16वीं सदी में जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया तो उसमें क्या डिफरेंस था और किसने किस परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। तो आपको इस पैराग्राफ से समझ में आ रहा होगा कि विदेशी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। जो कोई बाहर से आता था, जो हमारी समाज और संस्कृति का हिस्सा नहीं होता था। ये जरूरी नहीं कि वो दूसरे देश से आया हो सकता है कि वो दूसरे राज्य से आया हो। उस समय प्रांत हुआ करते थे। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी या फारसी में अजनबी कहा जा सकता है।
इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो एक दूसरे को जानते थे। उनकी संस्कृति बेशक अलग हो सकती है, उनकी जाति और धर्म अलग हो सकते हैं, पर एक ही गांव में रहने की वजह से वो एक दूसरे को जानते थे। इसलिए जान पहचान की वजह से वो एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। तो विदेशी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर हम एक ही जगह पे रहते हैं और हमारी संस्कृति अलग है तो हम विदेशी हो गए। तो यहाँ पे उसको भी स्पष्ट किया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था। फिर आगे देखते हैं हम इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोत का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। यहाँ पिछले साल का मतलब जो हमने पिछले क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी थी उससे मतलब है। आप ये मत सोचिएगा कि पिछले साल क्या पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। तो इतिहासकार सूचना इकट्ठा करने के लिए किन किन चीज़ों पर निर्भर करते हैं? तो इन सारी चीज़ों पर इतिहासकार निर्भर करते हैं। ये नोट डाउन करने के लिए इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इतना आपको पता होना चाहिए कि इतिहासकार अगर किसी चीज़ के बारे में, किसी काल के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं तो वो किन किन चीज़ों के माध्यम से इकट्ठा करते हैं। ये बहुत बेसिक सी जानकारी है और आशा करती हूँ कि पिछले हिस्ट्री की क्लासेस से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसे ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर ना पूछे पर कोई और भी पूछ सकता है। अगर उसे पता चला कि आप तैयारी कर रहे हैं तो बेशक कोई भी सवाल पूछा जा सकता है और ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई हैं। उसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे हैं। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। तो पांडुलिपियां कौन एकत्रित करते थे? धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर के जो लोग हुआ करते थे वो पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। तो देखिए, चैप्टर बहुत लंबा होता है एनसीईआरटी का। अगर मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करती गई तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और ये इतना इजी लैंग्वेज है कि आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी मैं आपको बताती चलूँगी नोट डाउन करने के लिए। तो थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ूँगी तो उसके लिए सॉरी पहले ही बोल दे रही हूँ। फिर यहाँ अभिलेखागार के बारे में बताया जा रहा है कि अभिलेखागार क्या है। ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। तो अभिलेखागार जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए के कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ऐसा हर किसी के साथ होता है कि जब हम कभी कुछ लिखते हैं और जैसे हमारा कुछ छूट गया, हम किसी की कॉपी लेके इसको कॉपी कर रहे हैं, तो हो सकता है हर किसी की हैंडराइटिंग हर किसी को समझ नहीं आती। तो आपने अपने दोस्त की नोटबुक से कॉपी किया,
कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई, आपने उसको अपने अनुभव के अनुसार उसको लिख लिया। आपकी कॉपी से किसी और ने कॉपी किया, उसने कुछ और ही लिख लिया। तो इस तरह से जो पहली कॉपी थी और जो आखिरी कॉपी होगी उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है। यहाँ पे एक इमेज दिया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। ये एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहे हैं। ये इस पांडुलिपि की नकल कर रहे हैं। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर इंटू 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। फिर यहाँ भी कुछ इमेज दिखाया जा रहा है। ये लिखी हुई कोई लिपि है। लिखावट की विभिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि बाईं ओर से लिखी जाती है, में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। सिक्स्थ लिपि दाईं ओर से लिखी जाती है, अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। यही कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गईं। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। तो पैराग्राफ से आपको समझ में आ गया होगा कि लेखक क्या कहना चाह रहा है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 ईस्वी में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों को विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। यहाँ नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में बताया जा रहा है। सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार, आग्नेयास्त्रों का मतलब बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। उसमें क्या क्या था? आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। तो ये हमारे यहाँ की मूल चीज़ें नहीं थी, ये दूसरे देश से आई। जो लोग हमारे यहाँ आए वो अपने साथ ये सारी चीज़ें भी लेके आए। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अध्याय 5, 6 और 7 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सिंचाई के लिए जो इस रहट की बात की जा रही थी, ये उसी रहट का चित्र है। आप देख सकते हैं इसमें कैसे ये पहिया लगा हुआ है, जिससे सिंचाई में इसका इस्तेमाल किया जाता था। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं,
बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। तो यहाँ सीधे सीधे बताया जा रहा है कि राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत नहीं आते थे, बल्कि सेनापति, सैनिक और पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में कार्यरत या सेवारत जो भी सैनिक हुआ करते थे वो आते थे। तो अगर इसमें पूछ लिया जाए कि 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में राजपूत शब्द का प्रयोग किनके लिए किया जाता था और आपको ऑप्शन दे दिया जाए कई, तो आप उसमें ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि राजपूत शब्द अगर दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ राजा के लिए ही इस्तेमाल होता हो या सामंत के लिए। बहुत लोग सोच सकते हैं कि चलो राजा या सामंत भी हो सकते हैं, पर नहीं, ये सारे लोग भी हुआ करते थे, सेनापति, सैनिक। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। यहाँ पर्यावास के बारे में बताया जा रहा है। इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। तो पर्यावास क्या है? किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली, मतलब पर्यावरण तो आपको पता ही है, वहाँ के रहने वाले सभी लोगों की जो जीवन शैली होती है वो सामाजिक हो या आर्थिक हो, ये सारी चीज़ें पर्यावास के अंतर्गत आती हैं। फिर यहाँ देखते हैं, इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनस्पतियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कई वनवासियों को, वनस्पतियाँ बोला मैंने, उसके लिए सॉरी, वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े जटिल समाज के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी और कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। तो पैराग्राफ से आपको समझ में आ रहा है कि लेखक क्या कहना चाहता है, किस तरह से मतलब धनी और निर्धन के बीच में खाई बढ़ती गई। आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी बिल्कुल सही हैं। आप उसको आज के समय से कोरिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं इस पैराग्राफ का मतलब। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। तो ये लोग क्या करते थे, जैसे कुछ जातियाँ बटी हुई थी, तो सभी लोग अपने अपने जातियों में अपने अपने समुदाय के लोगों के लिए, अपने अपने सदस्यों के लिए नियम बनाती थी कि इस नियम से ही हम सब काम करेंगे। नहीं तो सभी लोग अपने अपने तरीके से काम करते, और उस नियम को मानने के लिए, फॉलो कराने के लिए एक जाति पंचायत बनता था। हर जाति का अलग अलग रहता होगा, और ये सारे काम जो जाति पंचायत में करते थे सभा द्वारा, वो बड़े बुजुर्ग करते थे। जैसे आज हमारे गांव में पंचायतें होती हैं, तो पंचायतें हमारे गांव में सिर्फ ये नहीं देखने के लिए जातिगत नहीं बनाई जाती हैं, लेकिन तब जातिगत हुआ करती थी पंचायतें। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गाँवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। यहाँ पे देखिए एक मैप दिया गया है। इस मैप में ऐसे नंबरिंग की गई है
और आपको इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे जगह का नाम दिया गया है जो आपको देखना है। सिविस्तान, ये सिविस्तान है, फिर ये उच्च, फिर ये मुल्तान, कलानौर, लाहौर, ये सारी जो मैप में लोकेशन है, ये सारे लोकेशन के बारे में बताया गया है। तो ये आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। वैसे कुछ ही चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट होंगी, कुछ चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा कि मतलब उनकी लोकेशन मैप में कहाँ पे है, तब के समय में कहाँ हुआ करता था। हम आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 ईस्वी से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए ये वहाँ बताया जा रहा है। एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़ ये पूर्व बंगाल में गौड़ है। आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। पैराग्राफ से आपको समझ में आ गया लेखक क्या कहने चाह रहे हैं कि जो भी प्रशस्ति मिली है उसको इतिहासकार अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं क्योंकि उसमें हर शासक अपनी प्रशंसा जो है बढ़ा चढ़ा के किया गया है। हर शासक के बारे में ये लिखा गया है कि उसने यहाँ तक राज्य किया, उसका शासन यहाँ तक था, या उनकी सेना इतनी समृद्ध थी, वो इतने शक्तिशाली थे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है, मतलब आप समझ सकते हैं अतिशयोक्तिपूर्ण का मतलब। तो लेखक उसी के बारे में शंका जता रहे हैं यहाँ पे। भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में बोली जाती है ये, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मवारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। तो आप बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है जोड़ी बनाने का सवाल भी इससे बन जाए। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और उसमें ये सब एक प्रश्न दिया गया है। ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, इसे ध्यान में दीजिएगा। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आप इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 में की तालिका की तुलना कीजिए। यहाँ पे एक तालिका की तुलना करने के लिए दी गई है, जो हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे वहाँ। आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों में से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इस क्षेत्र में उभरी थी। इस परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि तब के समय में जो क्षेत्र थे, जो उपमहाद्वीप के जो क्षेत्र थे जहाँ पे लोग राजाओं का शासन हुआ करता था, प्रशासन हुआ करता था,
उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी परंपराएं, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ें कैसी थी, वो कैसे शासन किया करते थे। सॉरी। पुराने और नए धर्म। अब यहाँ पे पुराने और नए धर्म के बारे में बताया जा रहा है। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, उसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो दैविक तत्व था, उसमें लोगों की आस्था कभी कभी व्यक्तिगत हो जाती थी, कभी कभी सामूहिक होती थी, पर आमतौर पर वो सामूहिक ही होती थी। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। तो सामूहिक आस्था मतलब वो किसी समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिन्हें हिंदू धर्म कहते हैं, उनमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इस संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। संरक्षक के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। संरक्षक शब्द से ही आपको समझ में आ जा रहा होगा कि संरक्षक मतलब रक्षा करने वाला। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में बताया गया है कि कुछ ऐसे मतलब पूजा पद्धति आई थी जिसमें एक आम इंसान भी बिना किसी पुजारी के या बिना किसी बहुत बड़े कर्मकांड के भगवान तक पहुँच अपनी बना सकता था, मतलब भगवान की पूजा स्वयं कर सकता था। पर डिटेल में हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। तो जो कुछ शासक हुआ करते थे वो इस्लाम और उनके विद्वान जो होते थे या धर्मशास्त्री या न्यायशास्त्री जो होते थे उनको संरक्षण देते थे, जो शासक उस समय के हुआ करते थे उस जगह के। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का ही विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। यहाँ पे समय और इतिहास के जो कालखंड हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। तो जो इतिहासकार हैं वो समय को जो है सिर्फ इस तरह से नहीं मानते हैं कि दिन बीता, साल बीते, महीने बीते, ऐसे नहीं मानते हैं। वो उस सामाजिक
अस्थिरता या स्थिरता को देखते हैं, जैसे कि तब के समय में और अब के समय में कितनी समानता है और कितना परिवर्तन आया है तब से लेके अब तक के समय में, चाहे वो विचारों में हो, रहन सहन में हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, हर एक चीज़ को इतिहासकार देखते हैं। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जिसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे बेसिक बातें सिर्फ यही बताई जा रही हैं कि जो हमने पिछले साल के इतिहास का मतलब कि जो हमने पिछले क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी थी क्लास 6 की, वो प्राचीन काल का इतिहास था और ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है, मतलब मध्यकालीन इतिहास है, भारत नहीं, सॉरी, मध्यकालीन इतिहास है। और तब से लेके तब अब तक में कितने अंतर आए हैं, कितना परिवर्तन आया है, क्या क्या हुआ है, तो बेसिक वही चीज़ें हैं। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। भारत के इतिहासकार ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। जब आप स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो यूरोप की कंपनियां थी वो कैसे हमारी तरफ आकर्षित हुई थी। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। तो देखिए ये बुक बहुत लेंदी है थोड़ी, और इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको मैं सिर्फ पढ़ते चलूँगी। मैंने एनसीईआरटी को पूरा का पूरा जैसा था वैसा ही लिया है, बिल्कुल भी इसमें से कुछ भी काट छट नहीं किया है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ निकाली नहीं है। इसलिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी इसमें दिखेंगी जो थोड़ा बोरियत बढ़ा सकती हैं, पर सुन लीजिएगा, जहाँ जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। तो हमारा चैप्टर यहीं पे आज ख़त्म होता है। हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। आपके सपोर्ट से ही मैं आगे और भी अच्छा कर पाऊँगी और भी नई इनिशिएटिव लेके आऊँगी, और कोशिश करूँगी कि अपने साथ साथ आपके भी चैप्टर सिलेबस कवर कराती चलूँ। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, साथ दीजिए, तो आगे हम और भी अच्छे वीडियोज़ लेके आएँगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। और वीडियो से रिकॉर्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं उसको ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी।